अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जातीय गोलबंदी बहुत ही तेजी से शुरू हो चुकी है और ये जातीय गोलबंदी सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष भी खुलकर कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों ओबीसी को टारगेट कर रही है और 2 लाख ओबीसी वर्कर्स की एक फौज भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। इनको नाम होगा योद्धा और इनमें से भी 25,000 वो सोशल मीडिया के लिए भी फौज तैयार कर रहे हैं। ये तैयारियां कब की जाती हैं बहनों भाइयों? जब चुनाव नज़दीक हो और चुनाव में मुकाबला बड़ा रोचक हो। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सारा दारोमदार और फोकस इन दिनों अदर बैकवर्ड कास्ट यानी अन्य पिछड़ा वर्ग है। 55% तकरीबन वोट बैंक वाले इस पर्टिकुलर ओबीसी कम्युनिटी के वोट उत्तर प्रदेश में बहुत ही डिसाइसिव होते हैं, निर्णायक होते हैं। अगर आप राम मंदिर आंदोलन के बाद से लेकर 2012 तक का दौर देखेंगे तो ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में, बल्कि 17 तक का दौर जोड़ लें, इसमें ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में सत्ता दलित, पिछड़ों और शोषितों और वंचितों के हाथ में वो डिसाइड करते रहे हैं कि किसकी हुकूमत बने, किसकी सरकार बने। ये कंसोलिडेटेड वोट बैंक है जिसकी दरकार अब सबको है। तो अपोजिशन इसके काउंटर में बीजेपी के खिलाफ क्या कर रहा है, हम आज इन सारे मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों ओबीसी वोट बैंक को लेकर बहुत प्रयोग हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश में उसे 80 पार्लियामेंट्री सीटों पर अगर अपनी दमदार धमाकेदार उपस्थिति को दर्ज कराना है तो उसके लिए ओबीसी कम्युनिटी का वोट उसके लिए बेहद ज़रूरी है। इस कम्युनिटी का एक्टिव साथ भी बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि बीजेपी प्रयागराज में 2 लाख से ज़्यादा ओबीसी कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के एकत्र करके उनको तैयार करना चाहती है आगे के चुनाव को लेकर। तो 2 लाख वर्कर और 80 पार्लियामेंट्री सीटें यानी तकरीबन हर बूथ से 4-6-10 लोगों को इन बुलाएगी बीजेपी, वर्कर्स को। किसको? ओबीसी कम्युनिटी को। कौन है ये ओबीसी जो इतने ताकतवर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए, वैलिड क्वेश्चन। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो टोटल वोट शेयर है उसमें 55% के आसपास का अनुमान है कि ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कम्युनिटी के वोट है। ओबीसी कम्युनिटी बहुत ही कंसोलिडेटेड वोट बैंक है। इसका नेतृत्व तो कई बार कुर्मियों के हाथ में रहता है, कई बार यादव समाज के भीतर भी रहता है और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी एक मोस्ट बैकवर्ड है। वो भी जातियाँ हैं, कुमार, प्रजापति, नोनिया, चौहान, राजभर, निषाद, ये लोग मोस्ट ओबीसी कैटेगरी में भी आते हैं। लेकिन अगर आप इनका कंसोलिडेशन में देखेंगे तो इनकी राजनीतिक ताकत बहुत बड़ी है और वो राजनीतिक ताकत कल्याण सिंह के ज़माने से लेकर रही है, यानी उनकी एक अपनी ताकत क्षमता रही है। इस समूह का नेतृत्व मुलायम सिंह यादव के हाथों में भी रहा है। तो ओबीसी वोट उत्तर प्रदेश में आज से कोई डिस्कवर नहीं हुए हैं, ये पिछले 31 सालों से, स्पेशली राम मंदिर आंदोलन के बाद इसमें प्राइड फीलिंग बहुत आई है और सत्ता का स्वाद चखा है इस कम्युनिटी ने। ताकत में रहें, सत्ता में रहें, लिहाजा ये सत्ता में होने और न होने के बीच का फ़र्क जानने वाली कम्युनिटी है। तो हमको आज ये समझना है कि इस कम्युनिटी के भीतर क्या चल रहा है, ये कम्युनिटी किस प्रकार से सोचती है, इसका वोटिंग पैटर्न क्या है, इसका वोटिंग बिहेवियर क्या है और क्यों बीजेपी इतनी मैसिव स्केल में इस कम्युनिटी को जोड़ने के लिए इतनी वृहद स्तर पर पहल करने जा रही है। तो जब बीजेपी ये कर रही है तो दूसरा सवाल उत्पन्न होता है कि अपोजिशन क्या कर रहा है। तो अपोजिशन की पार्टी का तो नेतृत्व ही पिछड़ों के हाथों में है। तो ओबीसी के इन 55% वोट शेयर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त टकराव है। इसमें एक तीसरा प्लेयर भी है, बहुजन समाज पार्टी, दलित वोटों का कंसोलिडेटेड एक वोट बैंक वाली पार्टी, जिनके पास अपने सबसे पुअर परफॉर्मेंस में भी 12.5% का वोट शेयर बचाने में वो कामयाब हो जाते हैं। अभी बीएसपी का क्या रुख रहेगा, ये डिपेंड करता है बीएसपी का परफॉर्मेंस कि वो किस पार्लियामेंट्री सीट पर किस जाति का उम्मीदवार खड़ा करती हैं। उत्तर प्रदेश में जातियां एक कठोर सच्चाई है। हम आप बड़े शहरों में रहकर
या टेलीविज़न स्टूडियोज़ में या सेमिनार्स में जातिवाद तोड़ने की बात करते हों या जातिवाद न मानने वाली बात करते हैं। पर बहनों भाइयों, जो उत्तर भारत और विशेष तौर पर यूपी का हमारा समाज है वो बेसिकली जातियों पर निर्भर समाज है और उत्तर प्रदेश में खुला जातिवाद है, ये किसी से छिपा नहीं है। शायद यही कारण है कि हर पार्टी अपनी अपनी कम्युनिटी, जो भी ताकतवर कम्युनिटीज़ हैं, वो उनको अपने साथ मिलाना चाहती है। जो काम बीजेपी कर रही है वही समाजवादी पार्टी भी कर रही है। पर प्रश्न ये उठता है कि ओबीसी कम्युनिटी इस बार किसके साथ जाएगी? क्या बीजेपी के गठबंधन वाले नेतृत्व पर अधिक एतबार करेगी, जिनके साथ कुछ दो नई फोर्सेज जुड़ी हैं, राजभर कम्युनिटी, क्या उनके साथ जाएगी? या फिर ओबीसी मतदाता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का रुख करेगा? क्या करने वाला है? या मायावती पर अपनी सारी उम्मीदों को पूरा करेगा? दरअसल सब पार्टियों के पत्ते खुले हैं सिवाय बहुजन समाज पार्टी के। बीएसपी इकलौती ऐसी पार्टी जिसके बारे में कुछ नहीं पता, बस अब तो प्रश्न नोट आने की परंपरा भी खत्म हो गई, अब बहन जी का ट्वीट आ जाता है। क्या बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवारों के चयन में, अपोजिशन में समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा पाएगी या फिर अपनी उपस्थिति को 2009 की तरह मजबूती से दर्ज कराएंगे? बहनों भाइयों, ये ढेर सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का जवाब हमको इस डिबेट में भी तलाशना है और मतदाताओं के वोटिंग बिहेवियर में भी कि आखिर लोगों के वोट करने का तरीका क्या है। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोटिंग पैटर्न क्या होगा? ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल अलायंस उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ था, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और राष्ट्रीय लोक दल, ये सब इकट्ठे होकर भी बीजेपी को नहीं हरा पाए थे। लेकिन 2019 की परिस्थितियां और 2024 की परिस्थितियों में बहुत अंतर है बहनों भाइयों। गंगा में, यमुना में, सरयू में बहुत पानी बह चुका है। वक्त, हालात, राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। क्या इन बदली परिस्थितियों में मतदाताओं का यही बिहेवियर रहेगा जो अभी है, या इसमें तब्दीली आएगी? मैं पीछे के कुछ इशूज़ को भी याद दिलाना चाहता हूं कि बीते दिनों हुए उपचुनाव में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उत्तर प्रदेश क्या चाहता है और यूपी का इकट्ठा हुआ विपक्ष जिसका नाम इंडिया अलायंस है माइनस बीएसपी, क्या वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? अब तक 2014, 2017, 2022, 2019 सारे प्रयोग बीजेपी के सामने जनरल इलेक्शंस में, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का, फेल रहा है अपोजिशन का। 24 में क्या ये अपोजिशन का खेमा बीजेपी की रफ्तार रोक पाएगा, बीजेपी को रोक पाएगा या नहीं? डिपेंड करेगा कि ओबीसी कम्युनिटी किसके साथ है। यही तो जवाब तलाशना है। कुछ बयान सुने। ओबीसी मोर्चे का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से संचालित हैं, जनता तक उसका सही से संदेश पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उपलब्धियां ओबीसी समाज तक पहुंचे ताकि आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य के अनुसार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सके। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलितों और पिछड़ों के खिलाफ समाज में जहर घोलने का काम किया। उन्होंने इन समाजों को अलग थलग करने का काम किया और आज जब वो इन समाजों के आउटरीच की बात करते हैं तो मुझे लगता है इससे ज्यादा विरोधाभासी बात कुछ नहीं हो सकती। अगर सचमुच भाजपा दलितों और पिछड़ों की हितैषी है तो वो जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराती? क्यों नहीं वो पता लगने देना चाहती है इस देश को कि उनकी सही आबादी क्या है, ताकि उसके हिसाब से उनके अधिकार मिल चुके। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की और दलितों की न तो कभी परवाह की इन्होंने, न कभी आगे करेगी। पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा, रोहिणी आयोग इन्होंने लागू नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरने के लिए सिर्फ बयानबाजी करती है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। गंगाराम अंबेडकर जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने दलित चिंतक हैं और एमएसपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। और आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय सचिव, उत्तर प्रदेश के प्रभारी और प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं।
नीलू रंजन जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली स्टूडियो से, जाने माने पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका बहुत शुक्रिया।